अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जनाब सुबह सुबह उठे तो यूट्यूब खोला तो हमारे फार्म के बारे में किसी ने वीडियो बनाई हुई थी। ये बकरी दिखाई जा रही है दूध वाली। तो आज जब फार्म पे जाते हैं तो फिर उस बकरी का आपको बच्चा दिखाते हैं जी, ब्रीडर। और वो बकरी क्योंकि अब दुनिया में नहीं रही तो उसने 2 बार हमारे पास बच्चे दिए थे, एक बार 4 दिए थे, एक बार 3। तो उसकी कुछ ब्रीड हमारे पास मौजूद है और वो ब्रीड भी अब ब्रीड कर रही है ना, मतलब उसकी नस्ल आगे चल पड़ी है। तो उस बकरी की क्या कैपेसिटी थी, तो वो जो उधर मुलाजमीन जो दूध निकालते रहे हैं ये चल के उनसे पूछते हैं जी। हाँ जनाब, नाश्ते में चना चाट चलो जी, वालिदैन का सुबह सुबह दीदार करना, प्यार करना, ये भी एक इबादत है। हाँ यार, तोतों के लिए लाइट तेज कर देते हैं जी। तोते मजबूर हैं, ये नीचे घुसा हुआ है। आज एक नया कमेंट आया जी, वो कह रहे थे कि इनको ऊंचा करके लगाएं, एक जानवर के लिए एक लगाएं, यही सीज़न है ब्रीडिंग का इनका। कल साहब कह रहे थे कि ब्रीडिंग का सीज़न ऑफ है। लगता भी खुद तहकीक करनी पड़ेगी इनके बारे में। चलो अस्सलाम, अखबार आया कोई नहीं? इंग्लिश अखबार कोई नहीं आ रहा आज, कितने दिन हो गए। सर्दी बड़ी लग रही है, मैंने कहा जरा 10 मिनट धूप में बैठ के। जैन साहब ना पानी लगा के आ गए हैं। जैन बूटी शूटी को काटे हैं, कणक बाजे दी। चलो शुक्र है, खाद शाद नहीं पानी बिल्कुल ना, स्प्रे करना, ऑर्गेनिक चाहिए हमें थोड़ी हो है। आ जाओ हमजा आया नाल ही टूर गई है, हमजा साथ ही टूर गई वापस। ये आ गया ये दिन का खाना। चले जी, फार्म पे कोई मेहमान आ गए हैं जी। मेहमान जनाब बकरियां चेक कर रहे हैं। राज साहब जनाब कैरेट कॉलेज जेलम से तशरीफ़ लाए हैं। राज साहब थोड़े के ओवरव्यू नहीं उर्दू में ज़रा कहेंगे। हसन साहब, मेरे रिव्यू ये हैं कि ये जो आपने काम शुरू किया है ना जी, इसका सबसे जो मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है वो ये है कि ये एज ए मुसलमान ये पैगम्बरी पेशा है जी। ये एज ए बिज़नेस भी आप कर रहे हैं और वो सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो भी पूरी कर रहे हैं जी। और जो आपने जिस तरह इनकी खिदमत कर रहे हैं, जो नस्ल आपने पाली हुई है, ये मैंने तो बहुत सारे फार्म देखे हैं लेकिन इस जैसा फार्म नहीं देखा। और जो नेक्स्ट आपका इरादा है डेयरी का, और ये जो दूध और इसका घी वगैरह जो कुछ भी आप इंशाल्लाह तैयार करेंगे या कर रहे हैं, वो उसका कोई नेमल बदल नहीं है। यानी अगर हम गाय भैंस की मुकाबला करें इसके साथ, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। दिल खुश हो गया देखकर कि सुन्नत के साथ साथ यानी कारोबार के साथ साथ आप सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो पूरी कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। मेहमान भी चले गए और वालिद साहब भी शेख साहब के साथ वापस जा रहे हैं जी। दिन के कुछ 4:15 बज चुके हैं। अब ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, यहाँ पे फार्म पे क्या मामला चल रहे हैं।
बकरे तो खाने पीने में मसरूफ़ हैं जी, जिस कदर मगन होकर ये खा रहे हैं। पक्की बात है इन्हें अभी वंडा डाला गया, क्योंकि जब जानवरों को वंडा आप एक महसूस टाइम में डालते हैं ना और मुनासिब डालते हैं, तो फिर ये इनकी हालत हो जाती है कि सबका दिल होता है कि हम ही ज़्यादा खाएं। बकरे जनाब इस वक्त मसरूफ़ हैं। अब चल के ज़रा मक्खियों की अपडेट लेते हैं, मक्खियों की क्या सूरत हाल है। इसका पेशाब बंद है बकरे का। आज इसकी स्टैंडिंग बेहतर लग रही है, गर्दन निस्बत इसने ज़्यादा ऊपर की हुई है और बेहतर महसूस हो रहा है ना। थोड़ी सी दुम ज़्यादा उठा रहा है, ये कब्ज़ की अलामत होती है। ये देखा ना, हाँ कब्ज़ थोड़ी सी आई से। ये देखें खुश्क मेंगनियों के गुच्छे कर रहा है। डिस्टर्बेंस होती है, बेचारा ज़िंदगी मौत में से गुजर है। ये जो छोटी पेशाब की आंत का बंद हो जाना बहुत अजियतनाक एक मरला होता है जी। डॉगी हज़रात जनाब रेस्ट कर रहे हैं जी। अदनान साहब कह रहे हैं जी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर ही कैंचुओं का काम भी हो जाएगा और बटेरे भी आ जाएंगे। जोला की सूरत हाल ये है जी। अब देखना कीड़ा ऊपर चल रहा है, लेकिन ये एक मोटी तय इसकी लग चुकी है, इतनी मोटी कि इसके ऊपर कीड़े भी चल सकते हैं। अब चल के मक्खियों को चेक करते हैं। ये मक्खियों के पास पहुंच के काफ़ी सारी मक्खियाँ अब नज़र आ रही हैं। 200-400 मक्खी तो लाजमी होगी। ये देख सकते हैं, काफ़ी रश पड़ गया है। ये आज पर्दा दिन में इनका खुला रहा है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी रोशनी मिली है और इसका मतलब है कि ये काफ़ी स्टिमुलेट हो जाएंगी मक्खियाँ अब, और मेटिंग का इनका प्रोसीजर क्विक हो जाएगा और अंडे देने का जो इनका मरहला है वो जल्दी शुरू हो जाएगा और ज़्यादा अंडे देंगी। तो मक्खियों का जो निज़ाम है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। कमरे का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर गेज अब पता नहीं कहाँ पे पड़ी हुई है। ये महसूस ऐसा हो रहा है कि कमरे का जो टेम्परेचर है ये 25-26 इसके आगे पीछे है। ये देखिए मक्खी बाहर घूम रही है। ये एक बड़ा इशू है, कुछ ना कुछ मक्खियाँ फरार हो रही हैं। इसको उठा के तो इसके अंदर रख देते हैं जी। ये इधर से ना, हाँ जी मक्खी जी, ये मक्खी पकड़ी गई। चले जी, मक्खी को अंदर फेंक दिया और ये जिप बंद कर दी। बकरे तो वंडा खाने में मसरूफ़ हैं जी। डॉक्टर साहब को बताते हैं जी कि जिसका पेशाब बंद है उसको थोड़ा सा ना वंडे में ऑयल वगैरह भी देना शुरू करें, ताकि ये जो कब्ज़ का मसला हो। अब हम जनाब दीवार चीन के पास से गुजर रहे हैं। इसके पास से गुजरते लगता डर ही है जी। वेस्ट बाहर सटन चले हो। लोडिंग अनलोडिंग के दौरान जो कचरा नीचे गिरता है जी वो वेस्ट बाहर लेके जा रहे हैं गिराने। क्यों जी बाहर सुटने जाए बच्चे वाले हाने छोड़ दो, बस सफाई करवा दो। डॉक्टर साहब वो जो पेशाब बंद है वो बकरे को कब्ज़ हो रही है, ਉਹਦੇ को वंडे थोड़ा जिहा ऑयल वगैरह पाना शुरू कर दो ना जी सर। वो देख लेंगे वैसे अगे जो आप गए तो बैठे जगह नहीं पा रहा। हाँ लेकिन कब्ज़ हो रही है। कब्ज़ की निशानी की होती पता सर जो कहते हैं नहीं जानवर का रवैया किस तरह चेंज होता है। कोई दुम वैसे मेंगना करता इंज होती है, कब्ज़ वाले दी इंज हो जाती जोर लगते हैं और जिकन चिड़ियां दी बुंडा इंज करता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन तो गुच्छे करते हैं पे खुश्क गुच्छे थर टिकता तो कड़क की आवाज़ आती है। कर लो जी सर। पानी घट पींदा ना वो। क्यों सर जी वो यूरन ज़्यादा आदि आउटपुट होंगे ना, इस करके यूरन बहुत थोड़ा थोड़ा करता है। मतलब उस तरह नहीं क्योंकि वो सुराग थोड़ा जिहा हील हो गया
ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਦੇਨੇ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਵਾਈਟਾਮਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਲੂਸਨ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਜੀਕਲੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ obstruction ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਫਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਐਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਰ ਜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਐਮੀ ਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਰਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਲਾ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਇਹ ਜੀ, मुस्तफ़ा साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया, यही बाल दो पीली ना बालो, चिट्टियाँ बालो यार, नीचे वाले में से लास्ट वाला बटन बस। एक और भी है बस, ठीक है आ जाओ। ये जी वो जो बात हो रही थी ना बकरी की, एक चैनल पे बकरी अपलोड सुबह सुबह मैंने देखी है, हसाम फार्मिंग शायद चैनल का नाम था, और कोई सिंधु साहब हैं जी, उनके साथ उनका मुनाजरा हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, डिबेट हो रहा है जी ब्रीड पे, और एक कोई चिश्ती साहब हैं जी, इन सब का आपस में कोई मुनाजरा हो रहा है बकरी की कीमत ब्रीड पे। तो वो बकरी का डाटा जो है ना, वो आसम साहब फार्म में सबसे पुराने बंदे मौजूद हैं जी, ये डॉक्टर साहब नहीं है, मुस्तफ़ा साहब भी पुराने हैं, लेकिन इनके मौजूदगी में बकरी, हाँ पिछले 4 साल बाद आए हो मेरे होंदे सर जी, वो बगैर उसे वही बकरी मतलब वो क्रॉस नहीं सी हुई ते 2 किलो दूध मैं ਉਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਕਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਬਗੈਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ 64 ਪੱਠਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ 8 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ 2 टाइम ਦਾ ਚੁੰਦੇ ਸੋ जी 2 टाइम का, 1 टाइम का किलो जी। जी ये जो बकरी की वीडियो में दिखाई गई है ना, ये मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं कि जब ये क्रॉस भी नहीं हुई थी उस वक्त 2 किलो दूध देती थी बगैर क्रॉस के बगैर। अब आसम साहब से पूछते हैं कि जब वो क्रॉस हो गई उसने बच्चे दिए थे तो उस वक्त कितना दूध ये निकालते रहे और उसके बच्चों की अब क्या सूरत हाल है बकरी की? बकरी तो मरूम हो चुकी। हाँ जी आसम साहब। सर जी ये जब हमारे पास इसने डिलीवरी दी है ना, उस वक्त हम इसका दूध जो है ना 4 किलो सुबह 4 किलो शाम पूरा इसका दूध निकालते रहे। और पहली दफ़ा में जहाँ तक मुझे याद है कि इसने 3 बच्चे दिए थे और दूसरी दफ़ा में इसने 4 बच्चे दिए थे। अच्छा। और प्रॉपर इसे 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम जो है ना वो दूध हम इसे लेते रहे हैं इस बकरी से। कितना अर्सा? तकरीबन सर जी हमने इससे 3 महीने तो प्रॉपर हमने बच्चों को दूध पिलाया है, और उसके बाद भी हम जो है ना वो 2-3 महीने लगातार लेते रहे हैं दूध। मतलब 5-6 महीने इसने टिका के दूध दिया? हाँ जी टिका के दिए। ठीक है। बच्चों की क्या सूरत हाल है? बच्चों में सर इसके हमारे पास एक बड़ा ब्रीडर जो है, सबसे बड़ा ब्रीडर वो भी इसी बकरी का ही है, पहले सूबे में से है। और उसके बाद भी इसकी पठ और एक बकरा जो है वो दूसरे सूबे में से भी हमारे पास इसका है। ठीक है। और अब ब्रीडर के हमारे पास बच्चे भी आ गए। हाँ बिल्कुल। पहले सूबे में से बताया उस बकरी का जो ब्रीडर था ना जी, वो हमने अब उसे तीसरी बार बच्चे लिए हैं। मतलब पहली बार हमने कीड़ा एक डाल दिया था क्रॉसिंग में ब्रीडर शार्टेज की वजह से, दूसरी बार 2 दांत था, अब ये 8 दांत हो गए। तो अब इसकी तीसरी नस्ल हमारे पास आ रही है। मतलब है कि बेस्ट ब्रीडर हमने चूज़ किया मिल्क ब्रीड के वाले से, अब उसकी नस्ल आगे चल पड़ी। अच्छा जी आसिम साहब कह रहे हैं कि इससे भी एक अच्छी बकरी हमारे पास हो गुजरी है, वो भी मरूम हो चुकी है। वजह यह है कि जो बहुत ज़्यादा हैवी बकरियां होती हैं ना, वो संभालने नहीं होती। वो जो बकरी मरूम हुई है ना, उसने 2 बार 5-5 बच्चे दिए थे। आखिरी बार तो वो बच्चों समेत ही जाती थी, कंट्रोल नहीं हो पाती, इतना दूध देती थी।
अब आसिम साहब से पूछते हैं जी कि वो क्या परफॉर्मेंस देती रही है। सही से दस्यो। सही सर जी, उसका ये है कि पहले सुबह भी उसने हमें 4 बच्चे दिए थे और बच्चे जो है ना वो वक्त से पहले उसने दे दिए थे और उनमें से सिर्फ एक ही हमारे पास जो है ना वो सर्वाइव किया था। और उस वक्त हम उसका मेरे ख्याल में कि हम 4-5 महीने लगातार 6 किलो सुबह 6 किलो शाम उससे दूध लेते रहे। 12 किलो दूध उस पर से लेते रहे। डॉक्टर साहब कभी सुनिया ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 13.5 किलो का सानन का 24 घंटे का। बिल्कुल। तो 12 किलो देती रही। 12 किलो आराम से हमें दूध देती रही है। दूसरे नंबर पे उस बकरी की शान ये थी कि वो पूरे वाड़े में खरी भी अलग नजर आती थी क्योंकि वो कद में उन सबसे बड़ी थी। दूध परफेक्ट देती थी, नीचे खाना वाना उसका बड़ा मजेदार था और सही हेल्थी बकरी थी। और आखिरी दफा जब उसकी हमने लास्ट वीडियो भी आपके चैनल पे होगी, जब उसको जिस दिन वो मरी है ना उसे एक दिन पहले की हमने वीडियो भी उसकी बनाई है और उस वीडियो में भी हम यही तज़किरा कर रहे थे उसको बकरी का। बहरहाल वो तो बहुत हैवी जाइंट बकरी थी, तो उसका ये 12 किलो कह रहे हैं। तो हाँ जी, उस बकरी की हमारे पास एक पट मौजूद है, बिल्कुल सेम उसी रंगत में है। किस कलर में? वाइट और ब्लैक डब्बे में है। चले ठीक है, 12 किलो बहुत बड़ी जंप है। अगर आप कहते हैं मान लेते हैं, आप पुराने बंदे हैं यहाँ पे। नहीं, हमारे पास वाकई वो देती है। आपने कहा झूठ भी। शाह साहब का ये भी कहना है कि जिस दिन हमने वीडियो बनाई है, मैंने पूछा था एक दिन डिस्कस हुई थी उस बारे में बकरी में, तो कहते हैं एक दिन हमने वीडियो बनाई, अगले दिन नजर लगी है, पता नहीं क्या है। इसी तरह ही होता है। हमारे यहाँ पे कई ऐसे जानवर हैं जो मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं है, कि जब भी किसी को बताया ना तो वो समझेगा खत्म ही। वैसे सर लोग आते हैं तो विजिट करने, तो चीज देखते हैं और जानवर वहाँ से डाउन होना शुरू। अब ये जो बड़ा सुरख ब्रीडर है, ये वो उस बकरी का जो 8 किलो दूध देती थी, 8 से ऊपर भी गई है ये, थोड़ा सा आधा किलो पौना किलो। तो मैंने नहीं कभी किसी को बताया, मैंने कहा कोई ब्रीड ले लिए जानता रहे पावे। ये आसिम साहब कह रहे हैं कि जब बकरी ने बच्चे दिए थे ना तो हमारे विजिटर भी आते हैं, तो उस वक्त विजिटर आए हुए थे, तो वो बच्चे भी हम साफ कर रहे थे, तो विजिटर कहता है कि ये लाख के 2 बच्चे दे दें। मुझे याद है जब उस बकरी ने बच्चे दिए तो हम लाहौर गए हुए थे, बमा फैमिली में ज़रा लाहौर था, 2 दिन लाहौर रहा हूँ। तो 2-3 दिन में फ़ोन बंद नहीं हुआ। 550 काले मैंने नोट की तकरीबन आई कि उस बकरी के हमें 4 बच्चे थे उसके। तो मुझे याद है कि मैं तो कह देता था सबको कि नॉट फॉर सेल। कीमत तो किसी से आज तक बात ही नहीं की यार, क्योंकि चीज़ जो बेचनी नहीं है उसकी कीमत का क्या है। तो मुझे एक साहब की कॉल आई, वो कहते हैं कि 4 बच्चे हैं, मुझे 8 लाख के दे दें, बकरी के जितने मर्जी पैसे ले लें। तो मैंने उन्हें कहा ये नॉट फॉर सेल। मतलब जो ये डिबेट हो रही है ना कीमत के हवाले से, उस हवाले से बता रहा हूँ कि जो अच्छी चीज़ होती है कोई देता ही नहीं, कोई दे तो वो फिर उसको बड़ा खुद नुकसान होता है। तो वो नुकसान का ज़ाला इसी तरह ही पूरा करता है कि वो फिर अच्छी कीमत मांगता है बहुत ज़्यादा। वो जानवर भी नायाब होते हैं। अब देखें जो बाबा महंगा गुजर है वो एक बात बड़े काम की करता है, बड़े पते की। आम बंदे उस बात को समझ नहीं सकते। जो पुराने फार्मर है ना वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। वो बाबा महंगा जब कोई जानवर दिखाता है ना अच्छी क्वालिटी वाला, रेवड़ में चंद जानवर ही अच्छे होते हैं, तो जब दिखा के उसके कमर पे जब बाद में थप्पड़ लगा के उसको भगाता है ना, वहाँ सारे एक बात करता है, वो कहता है जी बकरियां रोज रोज नहीं जमदियाँ। ये वो बात है जो आम बंदा नहीं समझ सकता। हमने सैकड़ों पट्ठे खरीदी, उनमें से चंद पट्ठे हमारी हाई क्वालिटी की निकली। वो फिर उन पट्ठों के जो बचे आगे हमने ब्रीड में वो लेके आए, ताकि ग्रेजुअली आस्ता आस्ता ब्रीड क्वालिटी बढ़े और सारे जानवर एक जैसे हो जाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। ये काम में कम से कम भी आपको 7 साल लग जाते हैं, 7, 10, 12 इतने लग जाते हैं। हमें जो है ना वो तकरीबन 7 साल तो ओवरऑल हो गए, 8 साल कह रहे। लेकिन ये एक ब्रीड पे काम करते करते 5 साल हो गए और मुझे यकीन है अभी भी 5 साल लग जाएंगे, तो फिर जाके हमारे पास कम से कम कोई एक काद काट वाली, एक घुमाने वाली, एक मिल्क कैपेसिटी वाली ब्रीड किसी हद तक तैयार होगी, किसी हद तक, फुल नहीं। तो इसलिए ये जो होता है ना जी ब्रीड महंगी या सस्ती है, ये अगर कोई जेन्युइन ब्रीड हो ना तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है और उसके लिए बड़ा सब्र, बड़ा सरमाया, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फिर जाके वो चीज़ बनती है। और अगर किसी के पास बाई चांस कोई 1 आध 2 4 जानवर हो तो वो किस तरह आपको वो देगा ही, और देगा तो ज़ाहिर है उसके पैसे लेगा। तो इसलिए ये कोई बात नहीं होती कि महंगी सस्ती। आपने ये देखना है कि आपके लिए इस चीज़ की क्या वैल्यू, क्या अहमियत है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब का रिव्यू लेते हैं जी। अच्छा जी,
सर वैसे जो एक साइंटिफिकली चीज जो मानी जाती है कि कोई भी ब्रीडिंग जो प्लान, कोई भी ब्रीड इंप्रूव करनी होती है तो आइडियल 8 साल होते हैं। हाँ, 8 इयर्स वही ना आइडियल कंसिडर किए जाते हैं। ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि 8 साल तक आप इंप्रूव करेंगे तो फिर हम कंसिडर करते हैं कि हाँ ये ब्रीड है। अब देखिए हमने पट्ठे खरीदी हैं, अच्छी बकरियां उनमें से रख ली, बाकी सारी निकाल दी। उनके बच्चे से 3 बार हम ब्रीड ले चुके हैं, ठीक है। यानी कि पट्ठे खरीदी वो बड़ी हैं, उन्हें बच्चे दिए, उनके बच्चों ने आगे 3 बार क्रॉस किया। कम से कम भी 5 साल तो इस काम में हो गए हैं, ठीक है। और हम अभी भी देख रहे हैं कि 5 साल आगे लगने हैं, ऐसे ही सर। फिर जाके कोई अच्छे जानवर सामने आने हैं। और इस दौरान अगर हम अच्छे जानवर बेच दें कीमत तो मिलेगी, लेकिन आगे ब्रीडिंग सेटअप फ्लॉप हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। इसलिए ये अगर देखें 100 में से आपके पास ना हाई क्वालिटी के 5 जानवर ही होते हैं, और जो मीडियम क्वालिटी होते हैं वो आपके पास 30 जानवर होते हैं, और जो हाईएस्ट क्वालिटी के जानवर होते हैं उनसे ब्रीड क्वालिटी बनती है। और वो अगर आपको कोई 10-20 लाख में भी आप कोई ऑफर करे तो आपका दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप दे देंगे तो आपका नुकसान है। वक्ती तो पैसे कमा लिए, आगे ब्रीड कैसे बनेगी? ना बकरियां रोज रोज जम दी हैं, ना लब दी हैं, ना कुछ देंदा है। इसलिए ब्रीड महंगी नहीं होती अगर ऑथेंटिक ब्रीड हो, और ब्रीड होती वो है जिसके पीछे एक हिस्ट्री हो। वरना आप करोड़ों रुपया लगाएं, बेसाबे जानवर लें, उसमें से 4 जानवर निकलेंगे, वो आप कैसे सेल करेंगे? कर ही नहीं सकते। क्या है, हिस्ट्री नहीं है ना। अगर आप बेचेंगे पैसे तो खुले मिलेंगे, लेकिन आगे क्या बनेगा? इसका क्या मतलब है कि ब्रीड की एक वैल्यू होती है, वो देनी पड़ती है। कहते हैं यहाँ अपनी गाहक नहीं, अगर पैसे ले लेते हैं तो ब्रीड नहीं रहेगी, और अगर पैसे नहीं लेते तो खर्चा बेसाब है, फिर ब्रीड बनेगी। सही है। होलसेल लेते हैं, ये गाय लेते हैं 3,000 डॉलर की लेते हैं, तो किस चीज के पैसे हैं? गाय तो हमारी इधर भी जो है मिक्स ब्रीड वो भी 40 ml लीटर दे देती है। नहीं मतलब हम तो बकरी के फार्मर है ना, वो बता रहे हैं उसके नादन में कि इसके पीछे एक आसान काम नहीं होता। ये बंदा वही समझ सकता है जो ब्रीड पे काम कर रहा हो, दूसरों को नहीं समझ आती इन चीज़ों की। बकरा इधर इकट्ठे हो जरा, बकरा यानी अब आपको बकरा दिखाते हैं, इस बकरी का जिससे हम अब तीसरी बार क्रॉस करवा रहे हैं और ब्रीड ले रहे हैं। मकसद ये है कि जो ब्रीडिंग सेटअप होता है इसमें जो टॉप क्वालिटी का जानवर होता है आप उससे मैक्सिमम ब्रीड लेते हैं। अब हम मार्केट विजिट हमने क्यों किया? ताकि एक नया ब्लड लाइन देखा जाए, ताकि इन ब्रीडिंग में न चले जाए। ये बकरा फ़िलहाल तो जो बड़ी ब्रीड बकरियाँ, ब्रीडर बकरियाँ, उनको क्रॉस किए जा रहे हैं ना। आगे जब अपनी पट्ठों को क्रॉस करेगा तो वहाँ से फिर इन ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। उन चीज़ से हम बचना चाहते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल हमने इस बकरे का ले लिया, तो अब आगे जो है ना पेरेंट फ्लैग को तो ये क्रॉस करता रहे अभी भी, लेकिन जो इसकी आगे पट्टियाँ आएंगी वो मज़ीद अच्छा बकरा मार्केट से लेके उससे क्रॉस करवा लें, ताकि इन ब्रीडिंग ना आए, लाइन ब्रीडिंग में चले जाएँ, ताकि जो स्टिल बर्थ हो इस तरह के मिसाइल आते हैं ना वो ना आए। अच्छा, अब उस वक्त अगर इतने पैसे मिल रहे थे, बच्चों के 8 लाख और बकरी भी उस लेवल की बड़ी आसानी से 10-15 लाख में बिक जाती। अब अगर उस वक्त हमको 20-25 लाख उनका ले लेते हैं तो फिर आगे ये काम चल सकता है। चिरवा ये करता है कि किसी के पास अगर अच्छा जानवर हो तो 5, 10, 15, 20 लाख में बेच देते हैं, शोर लहदा से पड़ जाता है और आगे ब्रीड लहदा नहीं चलती उसकी, तो उसका असल में लॉस होता है। वो ज़्यादा पैसे लेके, पैसे तो उसके लग जाते हैं, वो आर्जी मुनाफा होता है, लेकिन उसके आगे उसकी फिर वो बेस ही ख़त्म हो जाती है। तो बेस ख़त्म ना करें। अगर आपने माल की क्वालिटी बनानी है तो अच्छे जानवर किस्मत से मिलते हैं, अगर आपको मिल गए तो उनकी आगे ब्रीड बनाएं, सब्र करें, हौसला करें, साइंटिफिकली चलें, मेहनत करें और एक अच्छी ब्लड लाइन तैयार करें, और मिल्क ब्लड लाइन तैयार करें और दूध पे काम करें, उससे कमाएं, और फिर एंड पे कोशिश करें कि मुनासिब वैल्यू पे वो जानवर जो है ना आगे बढ़ाएं, फार्म टू फार्म सेल करें। ये बकरा आ गया, ये जनाब उसका ब्रीडर बकरा। अब ये 8 दांत अभी हुआ है। अगर मैं मुँह पूरा करें आप ऊपर हो गया तो हम तो बकरा भी नहीं वहाना होंगे। स्वाद तो तावना जी, मैं थले पै जाना जी, सारे एको जिहा हो जाना। तुसीं उस साइड ते हो ना मूसवा साहब, तुसीं घेरे आ जाओ, तुहाडा तो तजर्बा है कोई, बकरे फार्म ते काम करते रहे हो। नहीं तुहानूं फड़ना ही नहीं आंदा बकरा, मोबाइल जेब च पाना ते काम पड़ना है। ये जनाब उसका बच्चा है जी, उस बकरी का। तो बिल्कुल
उस बकरी के पेड़ पे भी इसी तरह के डब्बा था, वही सारा कुछ है। तो इतने साल जनाब ये इसको इसीलिए शो ही नहीं किया कि इसकी ब्रीड आ जाए। जब भी चीज़ शो होती है वो ज़ाया हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है फील्ड में। कई और जानवर भी अच्छे अंदर मौजूद हैं चंद, तो इसलिए उनको शो नहीं करते कि जब भी शो किया ना यकीन करें पता नहीं क्या होता है। अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि कोई नज़र का सिलसिला होता है या कोई यहाँ पे लोग होते हैं, आपको पता है फिर पाकिस्तानी है, ये कुछ भी तवक्का की जा सकती है कोई यहाँ से खराबी कर देता है, क्या होता है जानवर जो है ना फिर वो मर जाते हैं। तो ये जनाब वो ब्रीड है। अब इसकी ब्रीड आगे 50% बकरे का ब्लड जाता है, ठीक है ले जाओ। वालेकुम सलाम। 50% जनाब बकरी का ब्लड जाता है, तो चले 50% तो इसका ब्लड आएगा ना आगे। तो अब 8 किलो कैपेसिटी थी, 4 किलो कह लें कि माँ की तरफ से चला गया। तो आगे जो इसके पट्ठे हैं उनकी दादी की कैपेसिटी 8 लीटर है ना, 4 लीटर कैपेसिटी वहाँ से चली गई। अगर उन पट्ठों की माओं की मतलब जो कैपेसिटी दूसरी साइड से है वो अगर इनके समझें कि ओवरऑल 4 किलो की है, 2 किलो वहाँ से चला गया, तो ब्रीड की कैपेसिटी आगे बढ़ के 5-6 किलो हो जाती है सारी नस्ल की। लेकिन इसमें टाइम लगता है, और टाइम सिर्फ टाइम नहीं लगता, उसके साथ बेसाबा खर्चा होता है तो ये याद रख लें कि जो भी ब्रीड पे काम करता है ना वो बड़ा लंबा सफ़र तय करता है, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहली बुनियादी चीज़ है आप अगर इस वही खर्चा है ना सर जी। देखें इतना खर्चा करके बंदा ब्रीड बनाता है, फिर उससे आला नस्ल की बेहतरीन क्वालिटी का जानवर एक ही चुन के साइड पे करता है, फिर अगर उसका कोई रेट पूछे तो क्या वो बता सकता है? क्योंकि उसके पिछले 3-4 साल 5 साल उसने जो मेहनत की हुई है उसको शामिल करना है उसने, फिर उसमें से निचोड़ निकाल के आगे उसने सामने खड़ा किया। तो वो तो असल में बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का कोई काम नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं होता, ये है गवर्नमेंट सेक्टर का काम। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हम देखें, हम हैं इन्वेस्टर, हमारे पास वसाइल हैं, चले काम चल रहा है, आम बंदा नहीं कर सकता जी। आम बंदा जब करता है ना उसको कहीं से अच्छी कीमत मिलती है ना, वो कहता है जी चले बेच दें, आगे इसकी पट है वो तैयार हो जाएगी, बकरा है वो क्रॉसिंग में डाल देंगे। अब होता क्या है, वो कितने साल में वो चीज़ दोबारा सामने आती है, इस दौरान कितना उसका वक्त ज़ाया हो जाता है, कितना पैसा लग जाता है, वो फिर वहीं का वहीं, उसमें कोई पैसे पकड़ लिए, बाद में क्या बना। आप पिछले दिन मार्केट में गए थे, हिलानी बकरी देखी, वो एक सौदागर साहब थे, उन्होंने सेल की थी, कीमतें तो ज़्यादा पता नहीं कितने की मुझे नहीं पता, तो कहता पता नहीं 15-18 लाख की सेल हुई है, वो कह रहा था असल में 8 की गई है, जब बताते ज़्यादा है, पर हमें नहीं उस चीज़ से लेना देना। कहने का मकसद यह है कि सौदागर साहब ने इतनी बकरी कीमती सेल की और अब उन्होंने जानवर ही ख़त्म कर दिए, भैंसें रख ली क्यों? क्योंकि पीछे रहा ही कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं रहा ना। बात ये है महंगी, जानवर महंगा नहीं होता हकीकतन, टाइम सर होता है, असल टाइम है उसके पीछे। और जानवर आपने महंगा दे दिया, बाजारी दुनिया को महंगा लग रहा है, लेकिन ये देखें कि जानवर हज़ारों में एक होता है, तो उसी से तो आगे नस्ल बढ़ानी है। अगर वही दे दिया तो काम ही ख़त्म, दुकान ही बंद। और अगर ना दिया तो फिर आगे वक्त और पैसा दोनों चाहिए, तो बंदा बीच में फंस जाता है। तो इसलिए ये बहस जो है ना, ये बिला मकसद है कि सस्ता महंगा ये वही बंदा समझ सकता है जो काम कर रहा है। तो कहते हैं मंजिल पे वो क्या पहुंचाया जिसने देखी राह ना चल के। पर वो जैसे अजीज मियाँ साहब की क्वालिटी है ना कि दिल के दरबार में क्या मैं कोई याद कर जी, फिर गूगल तो सर्च कर ले पुरानी क्वालिटी ने शेर भूल गया जी कि दिल के दरबार में, फिर भूल गया मैं। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, इश्क हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, एक तबस्सुम पे दो आलम को निछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। ये बात है, तो माल अच्छे की अच्छी कीमत होती है, लेकिन बात यह है कि अच्छे जानवर सैकड़ों में चंद होते हैं, उनकी कीमत होती है। वो जो दे देगा उसका कीमत लेना हक बनता है, लेकिन वो दे के फिर उसके पास कुछ नहीं बचना, ये याद रखना। इसलिए ये बात करना महंगा सस्ता, ये चीज़ें सारी ये बिला मकसद बातें हैं। ये बंदा वो करेगा जिसको इल्म नहीं है, जिसको चीज़ों का इल्म है वो चीज़ को समझता है। मैंने जितना था अपना इल्म वो बयान कर दिया जी, तो बाकी समझने वाले पे क्या समझे
वालेकुम। दो बाई दो, हाँ जी, 2 बाई 2 के 8 लगेंगे इसमें। ये 8 फुट इस तरह है और 4 फुट इस तरह है। तो ये मैं ज़मीन से 1 फुट ऊपर नीचे रखा है। तो ये यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ट्रे, नीचे ट्रे निकाल लिए ऊपर से सफाई के लिए, ट्रे निकाले और साफ कर लिए, बेहतरीन आ गया। और ये ऊपर इतना रखा है कि वो जो हमारी शीट नहीं, वो शीट पड़ी हुई है, वो शीट एग्जैक्ट इसके आगे आ जाए, ताकि हम इसके इर्द गिर्द साइड पे बाहर लग जाए, इसके अंदर शुत्र मुर्ग जाए। ठीक है, दे बना ले। 2 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। कल बटेरों की पिंजरा शुरू करने कल बटेरों की करेंगे, आज इंशाल्लाह शुत्र मुर्ग वाला ओके हो जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब सर टाइम दो ना, वो गपशप लाने ब्रीड ब्रूड तो ये वो साफ कर अच्छे पे आना क्या लेते चलते। कुर्सियां थोड़ी गंदियां ने, ब्रीड के रखनी ये तो कुर्सी टूटी। चलो जी जान भी शुरू हो गई, बैठो जान खत्म होती है फिर जरा झट बहस बूस करने आते इस मौजूद में। हाँ जी डॉक्टर साहब, और जान शुरू हो गई, उन्हें भी सुन ली है नेड़े जरा। हाँ जी डॉक्टर साहब पहना तो अपना पट चेंज करो ना, लात दूजे तरह लाते टरो, मधूरी वाला स्टाइल छाड़ दो। अच्छा उन्हें दसो कि ब्रीडिंग साइकिल, ब्रीडिंग सैटअप, ब्रीड क्वालिटी, ब्रीड प्राइसिंग, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ? 24। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਆਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਡ ਪ੍ਰਾइस? सर अगर देखा जाए चीज़ा जिस तरह के एक साइंटिफिकली चीज़ चलती है, दूसरे अगर सैक्टर देखिए, फॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ पोल्ट्री ਨੂੰ देख ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਡੇਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਇਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦੀ ਲਗਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਰੀਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਬਰੀਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ, ਖੁਫੀਆ ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਆਵੇ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ ਹਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ, 3rd ਅਸੀਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹਾਂ ਗੋਟ ਕੀਪਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਅਗੇ ਬਰੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ अदनान साहब, तुसी भी कोई इरशाद फरमाना चाहोगे? डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन करते
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਫਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡਸ ਦੇ ਅਗਰ ਐਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਏਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਹਾਂ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਸੀ 6, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 7th ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, 42 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ 42 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਵਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਟਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਉਹਦਾ DNA ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ DNA ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਨਸਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਅਸਾਂ 4-5 ਨਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਛੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ DNA ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਲਾਣ ਨਸਲ ਦਾ, ਇਹ 7 ਨਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਲਾਣ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਲ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਡ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 10, 20, 25, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦੋ ਇਹਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਥਾਣਵਾਨਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਲਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਫੋੜੇ ਨਾ ਹੋ, ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਫੋੜੇ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਉਹ 25% ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੀ ਹੈ ਗਰੋਮਾ ਸੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲਓ, ਮੈਸਟਾਈਸਿਸ ਸਾੜੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰੀਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ
फिर जानवर ले। साडे क्या करते ने सिर्फ सोहना जानवर करके ले लिया, बड़ा सोहना जी, बड़े कान ने जी बड़े, वो नहीं हालांकि दूसरी चीज़ों वाल नहीं ध्यान करेंगे। साडा मकसद लोगों का दूसरी चीज़ों वाल ध्यान करना, मतलब कि साड़ू पै गया, डिजीज रेजिस्टेंस है कि नहीं है, सोजिश है कि नहीं है, हवाना कैसे, यह चीज़ां बड़े घट लोग वेखते हैं। पर साडा आवाम तक ये मैसेज है कि सारिया चीज़ों को काउंट करके फिर उसकी प्राइस लाया करो, ना कि जानवर खूबसूरत डब्बे सोने रंग सोने, ये तो एक जानवर तो ठीक है, वो क्वालिटीज है ही नहीं, इनू कहते फिजिकल क्वालिटी। साडा काम है असां जेनेटिकली असां इंप्रूव करिए। अगर असां जेनेटिकली किसी जानवर को इंप्रूव करा दे, डिजीज रेजिस्टेंस होगा, माहौलियात ना होगा, अपने बिल्कुल कोई मसला नहीं होने लगा, हवाना ठीक होगा, प्लस बाकी करैक्टर ऑटोमैटिकली तो ठीक हो जाते। अच्छा मैं तुम्हें गल दसना, मैं पाकिस्तान आई दे बकरे वेखे ने कि बड़े बड़े कद्दां वाले बकरे, बड़ा रोला जी, बड़ा वड्डा बकरा आ गया, फलाना आ गया, ढींगा आ गया, नाम बादशाह के नाम रखे होंगे। अच्छा माँ वेख लो, माँ नूं साड़ू होगा, पुत्तर वेख लो, पुत्तर दे पिंडे ते गिल्टियां बनियां होनी, ठीक है। अच्छा ओदी ब्रीड लखां च विकी जा रही है, ठीक है। ए फलाना बकरा जी, फलाना अगुआ दे पट्ठा आ गई जी, बच्चा 2-3 लाख का विक रहा, ठीक है। उन्होंने दी बकरियां ओदी मतलब जिहड़ियां तैयार होंदियां ने पट्ठा में, वो लखां दी विक रही ने, 5-7-10 लाख दी। इन्ना ही नहीं पता कि असी जिहड़ी ब्रीड बनाने टुरे हैं, ਉਹਦੇ तक ब्रीड वाली क्वालिटियां ही कोई नहीं, मतलब कि डिजीज़ ਉਹਦੇ 'ਚ मौजूद है, ਜਿਹੜੀ बेसिक चीज़ बुनियादी चीज़ है। जिस जानवर ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो जेनेटिकली डिजीज़ अगे ट्रांसमिट हो रही है, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। दूसरा दुध का तसवर ही कोई नहीं होता। बकरा केवता ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, माँ के थले केवता 2.5 सेर दुध होवे तो साड़ू भी पिया होवे। वेख्या कि वे खोता जिहड़ा ਉਹਦਾ कद, बकरा ले लिया जी। फिर बकरियां दे नां रख लेने, फिर बह के वीडियो बना के टिक टाक ते स्लो करके पिछे ला देना, शरीकां नूं अग लग गई, फलाना हो गया। मतलब फजूल कम्मां च असीं पे। इस वजह से जिहड़ा मेरा तजिया ना है वे कि चंगे जानवर हाई प्रोडक्शन एनीमल किस्मत वाले लभदे ने, ठीक है। असीं सैकड़ा पट्ठा लईआं दे विचों चंद निकले, वो भी मर गए, हुण अगे नस्ल ही चलदी है। इस वजह तुसीं हाई ब्लड ते कदे ना जाओ, हाई ब्लड मुकदरा ना लभदा है। तुसीं लो ब्लड ते रहो। 2-2.5 किलो वाली बकरी लो, जिहदी कीमत ज़्यादा तो ज़्यादा 1 लाख तो लैके 2.5 लाख के विच होवे। देखो गां दे मेरे को साहब आए, वो कहंदे ने जी कि गां जिन्ना दुध दे ना, असीं उन्ने 20,000 ना ज़रब दे लैने। 10 किलो गां दुध दे रही है ना, वो 2 लाख की होगी। 20 किलो दूध दे रही है 4 लाख की होगी। 30 किलो दूध दे रही है 6 लाख की होगी। मैं 2 साल पुरानी गल दसना, बकरी दे विच भी फार्मूला लग सकता है। बकरी एवरेज दूध जी है ना, 1.5 किलो देंदी है, एवरेज 1.5 किलो देंदी है। अच्छा हूँ अगर वो बकरी का दूध गां के दूध नालों इंटरनेशनली 5 गुना महंगा है। पाकिस्तान जी गोड डेयरी डेवलप नहीं आया, चलो उन्होंने 3 गुना महंगा कर लें, 5 नहीं कर देते। हाँ 3, क्योंकि इन्हों का खर्चा ही हो जाता है, ठीक है। की गल है क्लोज फार्मिंग। अच्छा अगर वो 1 किलो का 20,000 रुपया है, ठीक है, असी इनू 60,000 कर लें, ठीक है। दुध कितना दिता उन्हें बकरी ने 1.5 किलो, तो कितना हो गया अपना 90,000। इसका मतलब है कि 1.5 किलो दूध देने वाली बकरी असूली तौर पर 90,000 की बनती। अगर बकरी 3 किलो दूध दे रही है तो वह बन जाएगी किन्ने दी 1,80,000 की 3 किलो वाली। 2.5-3 किलो अच्छी बकरी दूध देंदी है। अच्छा अगों केस आ गया ये उत्ते, अगर हाई जेडे कह लो प्रोडक्टिव एनीमल ने ज़्यादा दूध देना ना चाहते हैं, उत्थे फिर काम खराब हो जाता है। उत्थे फिर ब्रीड क्वालिटी वेखी जाती है, खूबसूरती भी, दुध भी, सारिया चीज़ां। उत्थे झूठ चलते हैं, उत्थे बेईमानियां होंदियां, उत्थे फ्रॉड होंदे ने। मेरा बुनियादी ज़ाती मशवरा है कि तुसीं 2-2.5 किलो वाली बकरी के उत्ते ना जाओ। बकरा अच्छा लो जिहदी माँ प्यो दादे का रिकॉर्ड हो, दादी का रिकॉर्ड हो, दादी सुनती है मादी नहीं सुनती। तो माँ का रिकॉर्ड वेखो, उस बकरे की दादी का रिकॉर्ड वेखो, 2 चीज़ां वेख के बकरा लो। जिसमें दे फोड़े ना हो, माँ या दादी नूं साड़ू ना हो, ठीक है। उन्होंने क्रॉसिंग पाओ, वो तुहाडी 50% जीन्स बकरे वाल जाण दे, 50% मादी वालों। तुहाडे कोल अगर 2.5 किलो वाली बकरी है तो उस बकरे दे माँ दे दादी कोल 6 किलो दुध सी। बकरा कदे लो ग्रेड का ना लो। 6 किलो 3 किलो उधरों आ गया, 2.5 किलो है ना, तो 1.25 किलो इधर चला गया, कितना हो गया 4.25 किलो। 3 किलो वाली बकरी तो अपना 2.5 किलो वाली 1 मिनट यार ठहरे
2.5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਪਾ ਕੇ 4.25 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲੈ ਗਏ। 4.25 ਛੱਡੋ, 3.25 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, 3.5 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਵਿਆਸ ਫਾਰਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਵੋ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਅਖਵਾਓ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਖਰੀਦੋ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਖਵਾਓ ਦੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ है? ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। इस वजह से थोड़ा लत सवेरे आ 2-2.5 किलो वाली बकरी दे काम करो, ब्रीडर अच्छा पा लो, मिल्क रेट्स अगे वध जाण दे, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। 5-7 साल बाद तुसी ब्रीडर च आ जाओ। हमेशा अच्छा जानवर घरों पैदा होंदा, बाहरों नहीं लभदा, याद रख। सानू चंद जानवर बाहरों क्यों लभ गए? असीं करोड़ां रुपया लाया, आम बंदा तो नहीं ला सकता। इस वजह ख्वाबो ख्याल की दुनिया च निकल के हकीकत पसंदी अपनानी चाहिए। डॉक्टर साहब मैं ठीक तजिया किया, किसी की दिलदारी नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि चोर है, किसी ने क्या महंगा बेच रहा, किसी ने क्या तू सस्ता बेच रहा। ठीक है, गल की है हकीकत पसंदी जोड़ा असी कर रहे हैं। असी यही कर रहे हैं कि बकरा हाई क्वालिटी तो बकरियां सारियां अपनियां उसके बाद छांटियां करो, ਜਿਹੜੀਆਂ अच्छी लैक्टेशन दी बकरियां पहला हो, पहला अच्छा दूध देन वो रखो, बाकी छांटी पा दो, साड़ू वाले जानवर काट दो, फोड़े वाले जानवर काट दो, तो कदे भी इन ब्रीडिंग ना करो। एक ब्रीडर को 7 बारी बकरी क्रॉस करा लो, लेकिन वो बच्चे वो क्रॉस ना करवाओ। ठीक है ना। हम कोई चरवाई कहना जी असी बकरा बाहरों खरीदे ही नहीं है, 50-50 साल हो गए, यकीन करो असी उन्होंने को ब्रीड ही नहीं लैनी, बकरा कल खरीदया भी उन्होंने को नहीं लेना। पहली तो गल अक्सर झूठ बोलते, इंज होंदा नहीं है, इंज होवे तो सारी बीमारी पै जाए। दूसरा है कि उन्होंने को असी कम अज़ कम नहीं खरीदना। तो मैं ये मशवरा देना सारी दुनिया को कि उन्होंने को ना खरीदो, ताकि अगर झूठ बोलने पे सच तो बोलन। तो यहाँ अगर वो वाकई इंज करते हैं तो फिर अपने बेहतर तो करन। साइंस कह रही है कि इन ब्रीडिंग गलत फखर है केड़ा कि मैं 50 साल तो अपना ही बकरा पा रहे हैं, क्यों अदनान? फखर वाली गल तो ना होई, जेनेटिकली डिजीज काज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, गलत काम है ना। अगर मतलब ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, हाँ ठीक है, मतलब ਉਹ 'ਚ बेबेजिया थलेरे के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारे च यही इशू आ जाता है, क्योंकि वो सेम डीएनए जा रहा है, सेम डीएनए को रेवोल्यूशन को नहीं आ रही, सेम वो आ रहा है। अगर वो थोड़ा जेनेटिक चेंज करेगा तो जारी बात है, कुछ नस्ल आवेगी ਉਹਦੇ ਚ जेनेटिकली चेंज आवेगा, वो ज्यादा रेजिस्टेंस आਉਂਦੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੁਰਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਰੀਡਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਰੀਡਰ 4 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ। नहीं वो ठीक है ना, जी हाई प्रोड्यूसिंग है ना, असं फिलहाल तो असं कैपेसिटी बता रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग जी कल कैपेसिटी पूरी हो जानी, असल छांटी तो फिर शुरू होनी है। ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੇਬਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਡ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੀ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 70 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ 70 ਲੀਟਰ ਤੇ ਗਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਾਵਾਂ 70 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50-60 ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ 50-60 ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ, ਮਸਟਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਰੱਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਚਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ
ਢਿੱਡ 'ਚ ਮੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੈਪ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਫੀਡ ਖਾਂਦਾ ਐਨੀਮਲ, ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ बन गया, गाँव का गैस स्टेशन ही बन गया। नहीं ये थी हमारी सारी डिबेट आज की। मैंने सुबह से वीडियो देखी तो यही सोचा कि चले अब टाइम आ गया, ब्रीड हम भी काफ़ी ले चुके हैं जो हमारे पास हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल थे क्रॉसिंग में। मैं समझता हूँ कि शायद डॉक्टर साहब मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, ये करैक्टर के ऊपर काम करें। जैसे इंसान का करैक्टर HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सन 2004 में मुकम्मल हो चुका है। इंसान का जितना DNA सारा उनके पास स्टोर है, किसका कलर कैसा होना चाहिए, इसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, इसके बाल कैसे होने चाहिए, इसकी सामत कैसी होनी चाहिए। तो इस तरह के अगर करैक्टर के ऊपर ये डिस्कस करते हैं अपनी ब्रीड के ऊपर, तो इनको चाहिए कि वो वाला करैक्टर नोट करें और उन करैक्टर को आगे लेके जाएं जो अच्छे करैक्टर हैं, जो ये समझते कि जानवर में आगे। सर हसन साहब से भी बात होती रहती है, आपसे भी होती रहती है कि जो हम चीज़ें जो हम देखते हैं कि एक तो प्रोडक्शन देखते हैं हम एनिमल की बेसिकली, क्योंकि हमारा टारगेट तो डेयरी है ना सर जी। तो प्रोडक्शन, रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस और उसके अलावा जो उसके दूसरे ट्रेट हैं, ठीक है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड है, और खूबसूरती भी एक फिनोटिपिक अपीयरेंस उसको हम कहते हैं। फिनोटिप जो जनरल अपीयरेंस है, फिनोटिपिक अपीयरेंस मैटर करती है, लेकिन अगर आपकी इम्प्रूवमेंट आपको प्रोडक्शन दे रही है तो फिर जीनोटाइप पे हमें जाना चाहिए, जेनेटिकली चीज़ों को देखना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह हम इस पर ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस दफ़ा हमने प्रोडक्शन भी एनिमल्स की चेक की है, ठीक है, उनकी किडिंग रेशियो भी चेक की है, ट्रीटमेंट का भी देख रहे हैं कि एनिमल में किस एनिमल में स्टेटस आ रही है, किस में लेमनेस का इशू है या इस तरह का इशू जो है, वो सारी चीज़ें हम नोट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पर वर्किंग करेंगे। लबेलबाब ये था कि हमने तो यहाँ पे पूरा पेडिग्री रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है। जो जानवर डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छी होगी और उसे कोई ज़ाहरी बीमारी नहीं होगी, दूध अच्छा देगा, उसको आगे क्रॉसिंग में लेके आएंगे और इसी तरह ब्रीड डेवलपमेंट होती है। और ये जो महंगे सस्ते का है सारा चक्कर, वो भी बता दिया कि महंगे के पीछे ना पड़े, महंगे के पीछे पड़ना तो बाबा महंगे के पास चले जाए। और फिर उसने ये कहना है ना जी बकरियाँ रोज़ रोज़ नहीं जमदियाँ। फिर अकल जाके उधर आनी है कि बकरियाँ नहीं मिलती बाहर से कभी भी, जो मिलेगा धोखा होगा। और अगर आपको कोई अच्छी चीज़ देगा तो वो आपको सारा कुछ ही दे देगा और उसकी फिर आपको कीमत देनी पड़ेगी। और याद रख लें, जब आप कीमत देंगे तो आप बेवकूफ़ कहलवाएंगे। हमारे माशरे में लोग जब ब्रीड को नहीं समझते, वो महंगा जानवर आप लें, बेशक आपने पूरे ब्रीड ट्रेड्स दे के ख़रीदा हो, वो फिर भी आपको बेवकूफ़ कहेंगे। तो इसलिए बेवकूफ़ ना कहलवाएं। अक्सर तो धोखा ही होता है, तो फ्रॉड ही होता है। तो अगर गलती से मिल भी जाए तो वो बड़ी कीमत देनी पड़ती है। तो उन चीज़ों के पीछे पड़ने की बजाय बकरे पे पूरी तहकीक करके बकरा 100% खरीदें, बकरियाँ 50% खरीद लें, मिक्स माल ना खरीदें, हों मियारी, या पट्ठे खरीद लें, 1-1.5 साल उन्हें पास संभाल के बकरा उन पर छोड़ दें, ब्रीड करके चला लें, फिर देर पा चलेंगे। और हमेशा अच्छे जानवर घर से पैदा होते हैं, बाहर से पैदा नहीं होते। और अच्छे जानवर जब पैदा होते हैं तो सालों साल लेते हैं और फिर उनकी एक कीमत होती है। वो कीमत जो है वो फिर इंटरनेशनल मार्केट आप देख के सेट कर सकते हैं, या वही जो फार्मूला गाय वाला है किलो वाला, वो आप उन पे लगा सकते हैं जी। मुस्तफा साहब रह गए जी रिव्यू देने वाले। मुस्तफा साहब रिव्यू छड्डो भाई। तो सर जी वो जड़ी भी आवाम लेंदी है, बकरी लेंदी है, अच्छा, जो भी बकरी खरीदते हैं बंदे, वो ऊपर अगर देखते हैं तो वो ऊपर तो सिर्फ गोश्त ही है। गोश्त बकरी और बकरे में क्या फ़र्क है? बकरी जब भी खरीदनी है तो उसको तो नीचे से देखना है ना, उसका दूध ही देखेंगे। दूध से ही आपके बच्चे ने सर्वाइव करना है और दूध से ही आपको पता चलना है कि उसके हवाने और थन से ही पता चलना है कि बकरी कितनी शानदार है। अगर आपने ऊपर देखा तो ऊपर तो सिर्फ गोश्त है, उसमें क्या है? खूबसूरती अगर है, कान बड़े हैं या निकोड़ा। ये आजकल निकोड़े वाली भी बड़ी बात चली है कि निकोड़ा जी बड़ा सोना है। निकोड़े सोने में क्या करना, थले दूध भी नहीं है, उन्हें बच्चे कख नहीं देने। नाकी वगड़ा सीड। चलो जी, मुस्तफा साहब ने बहुत अच्छी बात की है जी कि जानवर तो गोश्त का ही एक लोथड़ा है, पहाड़ है। तो देखें, मिल्क ब्रीड है, दूध के वाले से ही देखें, फिर आपको अच्छा जानवर मिलेगा जी। और उसी के मुताबिक कीमत दें। खूबसूरती में जाएंगे तो कीमत बढ़ जाएगी और उस चीज़ का मकसद नहीं बनता। दूध पे जाएं, दूध वाले जानवर अक्सर खूबसूरत नहीं होते, एक असल कीमती जानवर वही होते हैं। तो इसलिए वो जानवर खरीदें, आपको मुनासिब मिल भी जाएंगे।
और आपका काम भी बेहतरीन, डेयरी का एनिमल जानवर है बकरी, काम भी चल जाएगा और अच्छा जानवर ब्रीडर उस पर छोड़ के उस ब्रीड को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। जी अमेरिकन फ्रीजन है उसका कद बड़ा है, जो ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन है उसका कद है छोटा। तो अब वो जो अमेरिकन है ना, उनकी कोशिश है कि ये वो जो है ना अमेरिकन वाली, ठीक है, वो कद बड़ा करती हैं, प्रोडक्शन पे कम देती हैं फिर। तो उनका अब ये आगे वो कर रहे हैं, इसको लेके जेनेटिकली इंप्रूव करना चाह रहे हैं कि वो एक नॉर्मल कद में रहे, लेकिन प्रोडक्शन उतनी दे जितनी ऑस्ट्रेलियन दे रही है। तो ये वर्किंग होती रहती है। मतलब कि कद मैटर नहीं करता, मेन जो है वो प्रोडक्शन ही है। देखें ये पौधे हैं आजकल के दौर में, छोटे पौधे फल उठा लेते हैं। पहले बड़े बड़े पौधा बड़ा होता था, फिर फल लेता था। वो जो लगाता था वो मर जाता था, फिर जाके कोई पिछले उसके। अब जो है वो पहले जहाँ पे 10 पौधे लगते थे ना, अब वहाँ पे 20-30 लगा देते। जी ऐसी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा ले रहे हैं। जी जी। तो आजकल तो दौर है प्रोडक्शन कैपेसिटी देखने का। बिल्कुल। हाँ, ये कद काट ये चीज़ें ये पुरानी बातें हो चुकी हैं, इनका मकसद नहीं है। अब दुनिया में देख लें, कालाहारी बोर ब्रीड जो भी है गोश्त वाली छोटे कद की है। आप में देख लें टागनबर्ग है, लुमांचा है या साना, जो भी है डेयरी ब्रीड छोटे छोटे कद वाली, जिसका कद छोटा होगा उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अदनान साहब से जी ऐसी बात, अदनान साहब का भी कद छोटा है, प्रोडक्शन ज़्यादा। क्यों अदनान साहब? जी ठीक है, शायद ऐसी बात है। नहीं है, वैसे भी ओवरऑल बात जो है ना, नहीं कद नॉर्मल ठीक होता है। असल में हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं ना, तो उसमें हम जेनेटिकली जो है वो जितनी फसलें तैयार करते हैं, जितना ये सारा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो उसमें हमारी 2 कोशिशें होती हैं। नंबर 1 कि जल्दी से जल्दी हमें फसल मिले, और दूसरे नंबर पे उसमें डिजीज रेजिस्टेंस ना हो। ये 2 चीज़ों पे फोकस हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। तो जानवरों में मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए कि हम डिजीज रेजिस्टेंस पे काम करें, बजाय कद पे जाने पे हम उस पर मिल्किंग के ऊपर डेयरी में। अभी देखिए गंदम का दौर आ रहा है ना, गंदम बंदे काश्त कर रहे हैं। पुराने जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, जब गंदम थोड़ी ऊंची होती है ना, उसमें बकरियां छोड़ देते हैं। मुझको साथ पता है, अब वो गंदम खा लेती हैं, ऊपर से चार लेती हैं। हाँ, चार लेती हैं। अच्छा जी, जो नीचे से फिर वो सिटा पैदा होता है ना, वो ज़्यादा कद नहीं पकड़ता और वो मोटा होता है, फिर वो गिरता नहीं आगे। जी सर, क्या ख्याल है? ऐसे ही सर, ऐसे ही। तो कद जो दाना मोटा होता है, वजन में वो ज्यादा होता है। अब आलम चना था, उसका इतना कद था, गोडे डिंगे बेचारे दे हो गए। किसी काम जो में गया। तो जिसका कद बड़ा होता है उसके साथ मसाइल होते हैं, प्रोडक्शन उसकी डेड हो जाती है। हमारी बकरियों के इतने बड़े कद हैं, इतना बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर है, अपने पे ये इनकी खुराक सारी लग जाती है, प्रोडक्शन की तरफ ही नहीं आ पाती। इसलिए जी मेंटेनेंस एनर्जी भी होती है ना सर, एनिमल की एक प्रोडक्शन एनर्जी होती है, एक मेंटेनेंस एनर्जी होती है। तो वो जो प्रोडक्शन की तरफ जाना वो मेंटेनेंस पे लग जाता है। बिल्कुल, प्रोडक्शन क्या नहीं, ये बात। असल में हम करते क्या है, जैसे ये हमारे पास पपीते के उधर 2 दरख्त आपने देखे होंगे, उनको नीचे से मैंने तराशा है, उसको कहते हैं प्रूनिंग करना। साइंटिफिकली प्रूनिंग करना मकसद होता है कि जो उनके अजाफी ब्रांचेस उनको काट दें, जो उनमें खुराक जानी है ना, वो आपकी नीचे फल में जाएगी। जैसे हमने सिट्टे की मिसाल दी है, ऊपर से उसको अगर काटा गया है तो नीचे वो जो खुराक आई थी वो नीचे सिट्टे में चलेगी। इस तरह छोटा जो कद होता है ना, उसमें हम करते हैं क्या, ऊपर से काट लेते हैं उसको, वो जो ऊपर की तरफ उसने खुराक लेके ग्लूकोज ऊपर की तरफ लेके जानी है, वो सारी की सारी नीचे फिर रहती है। नीचे फिर फ्रूट लगता है, ये पत्ते लगते हैं, नीचे फल आता है, वो जल्दी आ जाता है। तो इस तरीके से भी हम प्रोडक्शन जल्दी ले सकते हैं। बिल्कुल, कद पूरा सा होना चाहिए डेयरी ब्रीड में। हमेशा मुनासिब कद के जानवर लें, सस्ते मिल जाएंगे जी, खाना वाना दे के लें, ब्रीडर अच्छा डालें, तो आप भी आगे ब्रीड बन जाएगी। ये था हमारी आज सारी गुफ्तगू का लबे-लुबाब होता है क्या? यहाँ कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है साडे वर्गा पेंडू कंक्लूजन नहीं पता। ये लबे-लुबाब भी ठीक है। ले जी फिर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।
हाँ।